अस्सलाम वालेकुम अंबर। अंबर, इधर ही हो? वालेकुम सलाम जी, मरीम सैफ में इधर ही। अच्छा अंबर, पिछले लेक्चर में अटेंडेंस हुई थी? यार मैं ना बहुत लेट ज्वाइन किया था। मतलब मेरा भी अच्छा, हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सोई हुई थी। मैंने लिंक की थोड़ी देर पहले देखा है। हाँ। चलो ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। आई होप now you are all now fresh after the break, so we will start the lecture. जी ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको बताया अभी कि गेट में आपने क्या चीजें देखनी है। सही नजर आ गई है ना? ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में ये मैं बार बार आपको चीजें बताता हूँ, यार इसको देखा करो, पोस्चर को देखा करो। फिजियोथेरेपिस्ट का जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो जॉब है दैट इज द पोस्चर। पोस्चर ही सारी बीमारियों का जड़ है। आप में कितनी एनर्जी है इस टाइम, आपका स्लीपिंग पोस्चर क्या है, सिटिंग पोस्चर क्या है, वर्क पोस्चर क्या है, एक्टिव एंड डायनेमिक पोस्चर क्या है,
तो इसको अब आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, और जब आप वाइवे में आते हो तो वो भी मैडम आपको दिखाती है कि ये जनाब पोस्टर पड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है। ठीक है, पोस्टर में आपने जाना है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो आपने उनको देखना है कि वो एक पाँव पे ज्यादा उन्होंने वेट डाला हुआ है कि दोनों पे। हमारी हैबिट है बेड पोस्चर में रहने की, और नंबर सेकंड हमारी हैबिट है कि हम एक पाँव पे ज्यादा वेट डालते हैं। आप मैक्सिमम पेशेंट्स को देखो तो वो ये इस तरफ जाते हैं। बैलेंस मरीज का देखें कि बैलेंस कैसा है उसका, या वो कोई रिपोर्ट कर रहा है तो वो देखें। लिम्ब की पोजीशन देखें। लेग लेंथ आपको वैसे ही पता चल जाएगी, और ईज ऑफ मूवमेंट भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब आएगा जी एग्जामिनेशन। ये वही बात आ जाती है कि रेंज ऑफ मोशन मेजर करना आपको आनी चाहिए। हिप की जैसे कि मैंने आपसे करवाई थी, यार मुझे बताओ कि हिप की इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कैसे करनी है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे करनी है, और जो है आपकी अबडक्शन एडक्शन को कैसे मेजर करना है। तो सिंपल सा रूल याद रखो, जिंदगी में आपको अब दोबारा नहीं है भूलना चाहिए। गोनियोमीटर का जो सेंट्रल एक्सिस है वो आपने जॉइंट एक्सिस के पैरेलल प्लेस कर देना है, और एक उसका प्रोंग ने फिक्स रहना है और दूसरे ने मूव करी जाना है। जो मूव कर रहा है, मूवमेंट एंड हो गई है, उधर से ही आप उसी पोजीशन से उठाओ और रीडिंग चेक करो। तो एग्जामिनेशन में ये चीजें आती हैं। एक्टिव मूवमेंट्स आएंगी, फिर इसमें पैसिव मूवमेंट्स आएंगी। रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट से आप क्या चेक करते हो, एमएमटी कर रहे होते हो, इनडायरेक्टली मैनुअल मसल टेस्टिंग कर रहे हो, मायोटोम चेक कर रहे हो। फंक्शनल असेसमेंट आपको आनी चाहिए, और फिर एट द एंड स्पेशल टेस्ट। ये भी स्टूडेंट्स की गलती है और थेरेपिस्ट की भी गलती है कि वो डायरेक्ट मरीज को ले जाता है कि जी इसको ट्रिगर पॉइंट है और इसके स्पेशल टेस्ट शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात डिजीज आपको अच्छी हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन से पता लग जाता है, एग्जामिनेशन इतना एक्सटेंसिव करने की जरूरत नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको हिस्ट्री से ऑब्जर्वेशन से इतना पता नहीं चलता, फिर आप एग्जामिनेशन डिटेल करते हो और फिर उसको कंफर्म करने के लिए आप स्पेशल टेस्ट करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। ग्राउंड लेवल से आपने फर्स्ट स्टेप से, सेकंड स्टेप से, थर्ड स्टेप से, फिर फाइनल आप छत पे पहुंचते हो। ये तो नहीं होता ना कि आप ग्राउंड फ्लोर से छत पे आप छलांग लगा के पहुंच जाओ। तो सेम इज केस हियर, एकदम से स्पेशल टेस्ट में नहीं आपने जाना होता। और पेनफुल मूवमेंट आपने एंड पे करनी है ताकि मरीज को आप अपने क्लिनिक से ही ना जुड़ा दे। ठीक है, कोई भी मूवमेंट है, जैसे आपने फिजिक्स में जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे, आप पढ़ते हो, रीडिंग लेने के लिए आपने 3 दफा करना होता है। तीनों रीडिंग्स की आप एवरेज ले लेते हैं ताकि जो एरर है वो डिक्रीज हो जाए। रोटेशन, फ्लेक्शन वगैरह ये वो सारा। और फोर्स कपल इम्बैलेंस देखें कि फोर्स कपल इम्बैलेंस होता है कि जितनी फोर्स जनरेट हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है। फोर्स कपल एक रिलेशनशिप होता है मसल्स में से। जैसे कि अब एक बंदा कह रहा है कि मेरे मसल्स में पावर तो पूरी है लेकिन चला मुझसे फिर भी नहीं जाता, तो उसका क्या रीजन है। तो मे भी उसका जो सेरिबेलम है, जो कि बैलेंस कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, हालांकि उसमें पावर पूरी है लेकिन जो सेंट्रल सिस्टम है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये भी चेक कर लें कि इसकी जो वेडलिंग गेट आ रही है ये कहीं पार्किंसनिज्म से तो नहीं आ रही। तो यहाँ फिर मस्कुलर बैलेंस होना चाहिए। तो ये अब ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुपरवाइज्ड में जो आपने वाइवा की परफॉर्मेंस की थी, मैं आपको कहता हूँ कि सुपरवाइज्ड में आपके सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं। अब जब मैं आपको कहता हूँ कि हिप पे मुझे फ्लेक्शन बताओ, तो हिप फ्लेक्शन में 2 चीजें आ जाती हैं। अगर तो आपने मूवमेंट को आइसोलेट करना है टू द हिप, तो उसके लिए पैसिव इनसफिशिएंसी का कंपोनेंट को खत्म करने के लिए आपको नी पे फ्लेक्शन करवानी पड़ती है। तो इधर आपको नजर आ रहा है
एक्चुअल हिप पे 90 डिग्री की फ्लेक्शन होगी अगर नी स्ट्रेट होगा। अगर नी बेंड हो जाएगा तो ये 90 से 120 हो जाएगी। तो एक्चुअली हिप पे फ्लेक्शन 120 है। और एक्सटेंशन भी आपको नजर आ रही है उस साइड वाली पिक्चर में, एबडक्शन भी नजर आ रही है कितनी है, और फिर एडक्शन भी नजर आ रही है कि वो ऑफ द प्लिंथ अपनी टांग को जो मॉडल है वो ले गई है। अब इसके जो नीचे दो पोजीशंस हैं, इधर आप में से जो भी 4 जीपीए होल्डर्स थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, डीन अवार्ड्स जिनको मिले और रेक्टर अवार्ड मिले, वो जब क्लीन बोल्ड हो गए वो इस स्लाइड पे, क्योंकि उनको एमएमटी में और गोनियोमेट्री में उन्होंने ये नहीं था पढ़ा हुआ, या उनको पढ़ाया नहीं था गया सिंपल सी चीज के हिप की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होती है और उसको मेजर कैसे करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये लाइन ऊपर नजर आ रही है, पटेला के ऊपर आपने एक्सिस ऑफ द गोनियोमीटर रखना है, और उसके बाद आपने जनाब बाहर की तरफ टांग को लेके जाओगे तो वो होगी मीडियल रोटेशन, जो कि हो रही है 0 to 40 डिग्रीज। और अगर अंदर की तरफ टांग को लेके आओगे तो वो लेटरल रोटेशन होगी। तो ये फर्स्ट ईयर में ना हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी थे। वो जब हमें लोअर लिम्ब स्टार्ट करते थे तो कहते थे बेटा ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, जो कि शोल्डर में और हिप में फर्क है कि हिप में जो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन है वो रिवर्स होती है। बाहर की तरफ इंटरनल है और अंदर की तरफ, इसको मेजर करने का भी यही तरीका है कि गोनियोमीटर को आपने पटेला के ऊपर रखना है। अब वो आप सुपाइन में भी रख सकते हैं, लेकिन सुपाइन में पोजीशन को मेंटेन करना मुश्किल है। थाई को आपने वेट उठाना होता है, या पेशेंट ने तो या आपने, तो उसके लिए आसान तरीका यही है कि आप मरीज को उल्टा लेटा के, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पर आप एक रखें जो है गोनियोमीटर का प्रोंग, और एक को साथ उसी को उसी डायरेक्शन में मूव करें और एक उधर ही रहे। ठीक है, एक जीरो वाले पॉइंट पे रहे जो इमूवेबल है और दूसरा मूव करता जाए, तो इससे आप इसकी रोटेशन मेजर कर सकते हैं हिप की। फ्लेक्शन एक्सटेंशन मेजर करने के लिए गोनियोमीटर आपने ग्रेटर ट्रोकेंटर पे रखना है। ये फिर आ जाता है एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द हिप। इधर भी आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि फंक्शनल मूवमेंट्स और एक्टिव मूवमेंट्स ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब फंक्शनल मूवमेंट कितनी होगी हिप की? लेट्स सपोज एक सर्जन है, वो चाहता है कि ये बंदा फुली फंक्शनल हो जाए, तो वो मरीज की हिप को 70 डिग्रीज पे रख सकता है। तो कहेगा यार मेरे नजदीक इसकी जो फंक्शनल मूवमेंट है वो 70 डिग्री है। अब जिन मरीजों की हिप रिप्लेस हुई होती है उनके उनको आप 110 पे ले जाओगे, वो तो फारग हो गए बिल्कुल। आप कहो जी मैंने तो मैगी में पढ़ा था आपकी तो रेंज 110 होनी चाहिए, तो मैंने तो वहां तक करनी है, मैंने तो जो बुक में पढ़ा था मैगी में मैंने तो वही करना है। आपकी अगर यही सोच रहती है, बुकिश सोच रहती है, तो आप तो बेड़ा गर्क कर दिया ना आपने। लेकिन फंक्शनल का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि फंक्शनल आरओएम कितनी होनी चाहिए, तो वो 70 भी हो गई है तो दैट इज मोर देन इनफ। मैं 70 से ऊपर आपको नहीं लेके जा रहा। अब बाज जगह पे थोड़ी सी चिट बनी होगी, क्लिनिकल टिप लिखा होगा जगह पे, अब हर चीज तो नहीं इसमें डाली जा सकती ना कि फंक्शनल कितनी है, लेकिन इन एक्चुअल कितनी है? 110 to 120 डिग्रीज फ्लेक्शन। तो ये ऑटोमेटिकली होता है। जब आप ऊपर डिग्री का साइन दे देते हैं तो ये जीरो सा बना हुआ है, तो इट मीन 0 to 110। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका लिखने का फिर भी यही है कि अगर आप 0 to 110 डिग्रीज लिख दें, एक्सटेंशन 10 to 15, एबडक्शन एडक्शन लेटरल रोटेशन मीडियल रोटेशन, बस। इसमें तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। फिर आप बहस करके मेरे से नंबर तो नहीं ले सकते ना गलत लिख के। पैसिव मूवमेंट्स वैसे ही हैं जैसे आपने एक्टिव मूवमेंट्स की हैं, सिर्फ उनको पैसिवली करवाना है और एंड में थोड़ा सा रीइंफोर्स कर देना। एंड फील है, एंड फील आपने वैसे पढ़ी हुई है उधर स्केलेटन बोन में आपने पढ़ लिया। ये रजिस्टर्ड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स हैं, ये मैनुअल एमएमटी के लिए यूज होती हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग के लिए।
ये है जी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल, लैटरल रोटेशन, नी। ठीक है, तो ये सारी जी आपकी रजिस्टर्ड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स हैं। तो देख सकते हैं आप, ए है तो नीचे फ्लेक्शन है, बी एक्सटेंशन है, मूवमेंट्स ऑफ द हिप, ये कंबाइंड मूवमेंट है, नी और हिप की कंबाइंड मूवमेंट। एडक्शन है सी में, नी स्ट्रेट के साथ, एबडक्शन है नी स्ट्रेट के साथ, एबडक्शन है नी स्ट्रेट के साथ, एबडक्शन है नी बेंड के साथ, मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। तो एच और आई में आप देखें कि मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन वो थेरेपिस्ट जो है वो उसको करवा रही है। ग्रेस डिस्टेंस आपने मेंटेन करना होता है पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान। जाहिर है आपकी कोई कोलीग है तो फिर तो आप इस तरह इस तस्वीर में करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस यू हैव टू प्लेस अ सॉफ्ट पिलो। हिप के फंक्शन टेस्ट है, फंक्शनल असेसमेंट है। फंक्शनल असेसमेंट क्या होती है? एक तो आपने ये सारी चीजें कर ली, ठीक है। अब आपको मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। एक बंदे में सब कुछ सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन वो फंक्शनल ही नहीं है, तो उसकी जो सारी की सारी नॉर्मेलिटी है वो जीरो हो जाती है, नील हो जाती है। और एक बंदे में बाज चीजें लैकिंग थी लेकिन वो फंक्शनल है, तो वो बंदा जो है वो प्रोडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की टांग नहीं है, एक पूरी की पूरी टांग ही नहीं है, लेकिन वो आराम से चलता फिरता है, वो रिक्शा चला रहा है, वो घर का सामान लेके आ रहा है, क्रचेस यूज करता है, तो उसको आप क्या कहोगे कि यार ये बंदा फंक्शनल है, ठीक है, हालांकि उसका एक पूरी टांग ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड आप एक ऐसा बंदा देख रहे हो कि जिसकी मसल टेस्टिंग ठीक है, लेकिन समहाउ उसके सेरिबेलम में कोई नुक्स है, उसका बैलेंस खराब है, उसको पार्किंसंस हो गया है, तो वो ना रिक्शा चला सकता है, ना गाड़ी चला सकता है, ना कुछ कर सकता है। हालांकि उन दोनों में फर्क है, लेकिन फंक्शनल हिप असेसमेंट में आपने देखना है कि हिप अपना प्रॉपर फंक्शनल काम कर रही है। रेंज नहीं इसमें चेक करनी होती, इसमें फंक्शन चेक करना होता है। आप बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, चल रहे हैं, ये चीजें आपने देखनी होती हैं। अब फंक्शनल टेस्ट क्या है हिप के? स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग होता है जी घुटनों के बाहर बैठना। अब ये सिर्फ आपने यंग मरीज को करवाना होता है, जब मरीज ज्यादा एज का है, 40s 50s 60s, उसको आप बैक सपोर्टेड स्क्वाटिंग करवाते हैं। और फंक्शनल मूवमेंट्स क्या है जी? गोइंग अप एंड डाउन, क्रॉसिंग द लेग्स, गोइंग अप एंड डाउन, and running straight ahead, running and decelerating, running and twisting, and one-legged hop, time, distance, crossover and jumping। तो ये सारी की सारी जो है ये फंक्शनल टेस्ट ऑफ द हिप हैं। और जाहिर है कि चूंकि ये बुक्स वेस्टर्न कल्चर से आई हैं, उनके कल्चर में जो भी ये एक्टिविटीज है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक फंक्शनल एक्टिविटीज में काउंट होती हैं। स्पेशल टेस्ट मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में ही नहीं करने, एंड में आपने करने होते हैं। कंफर्म द डायग्नोसिस, पैथोलॉजी को देखने के लिए, और हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फनलिंग टेक्निक होती है जो यूज होती है। फनल होता है एक बड़ा सा, उसमें आप चीजें डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, अब आपने देखना है कि उसके अंदर से क्या चीज निकल रही है, तो उसको कंफर्म करने के लिए ये है। तो ये जी टेस्ट है जी, क्रेग टेस्ट है, फ्लेक्शन एबडक्शन एडक्शन टेस्ट है, हिप स्कोर टेस्ट है, मैकार्थी हिप एक्सटेंशन टेस्ट है, पैट्रिक टेस्ट है। और ये चीजें हैं, इनको हम जी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल इनका जाहिर है हम करेंगे हॉस्पिटल में। तो अभी हम शॉर्ट सा सेशन करके इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्रेग टेस्ट किया जाता है कि एंटी वर्जन को मेजर करने के लिए। अब एंटी वर्जन और रिट्रो वर्जन का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। जो फीमर की नेक है ना, नेक ऑफ द फीमर, और जो हेड ऑफ द फीमर है, ठीक है, हेड ऑफ द फीमर और नेक ऑफ द फीमर में चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है।
कोक्सा वेरा हो सकता है, कोक्सा वेल्गा हो सकता है। अगर एंगर हेड और नेक का कम हो जाएगा तो वो वेरा हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो वेल्गा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हेड और नेक और ग्रेटर ट्रोकेंटर, इनकी जो एंटीरियरली है ना, अगर वो एंटीरियर आ जाएंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर और नेक, तो ये एंटीवर्जन हो जाएगा। और अगर पोस्टीरियरली चले जाएंगे तो ये डिट्रोवर्जन हो जाएगा। तो क्रेग टेस्ट किया जाता है जी जो है वो डिग्री ऑफ एंटीवर्जन मेजर करने के लिए। ठीक है। आपने मरीज को उल्टा लटा देना है और ग्रेटर ट्रोकेंटर को आपने पेल्पेट इसमें करना होता है। ठीक है, कि मरीज का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो कैसे इसमें जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें आपने मरीज को उल्टा लटा के तो क्रेग टेस्ट आपने परफॉर्म करना होता है। तो एंटीवर्जन जो है ये इसको मेजर करने के लिए ये यूज होता है। तो ये सिंपल सा एक टेस्ट है। अब इसका मैनूवर क्या है? तो एक तो ये एंगल होता है जी 30 डिग्रीज एट बर्थ इन अडल्ट एंड मीन एंगल इज 8 to 15 डिग्रीज। ठीक है, एंटीवर्जन का एंगल। तो इसमें है जी, आप जब ग्रेटर ट्रोकेंटर को पैल्पेट करते हो तो पैल्पेट करके आप हिप की मीडियल रोटेशन करवाते हो। तो मीडियल रोटेशन की जो रेंज 0 to 40 डिग्रीज थी उसमें जो है वो इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा रेंज हुई होती है, 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी तो मीन्स के ये एंटीवर्जन की तरफ जा रहा है। So this is relatively a difficult method to measure the antiversion. इतना ज़्यादा वो साइंटिफिकली नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन अगेन जब तक आप इसको करोगे नहीं तो तस्वीर से देख के आपको इसकी समझ नहीं आएगी। आपने उल्टा लटा के मीडियल और लेटरल रोटेशन की रेंज चेक करनी है और ग्रेटर ट्रोकेंटर को आपने पेल्पेट कर ही रखना है हर वक्त। जब आपको फील होगा कि ग्रेटर ट्रोकेंटर सबसे ज्यादा लेटरल साइड पे आ गया है, आपने वो रेंज चेक करनी है कि वो कितनी है। ठीक है। तो यूजली अगर तो वो 18 to 8 to 15 के दरमियान आपको फील हो रहा है देन इट इज नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो दैट इज एबनॉर्मल। इसके बाद है जी फ्लेक्शन एडक्शन टेस्ट। तो फ्लेक्शन एडक्शन इज अ वेरी सिंपल टेस्ट जिसमें आप मरीज को फ्लेक्शन भी करवा रहे हैं और उसके साथ साथ आप एडक्शन भी करवा रहे हैं। ठीक है। ये हिप की डिजीज के लिए यूज होता है और ये जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मुझे टेस्ट का थीम बताएंगे जी, यार टेस्ट क्यों हो रहा है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कोजन्स टेस्ट बताएं कि ये क्यों हो रहा है, या फिंकलस्टीन्स टेस्ट बताएं तो ये क्यों हो रहा है, तो साथ साथ मैं आपको बताता था कि ये थंब के टेंडन्स के लिए है, ये लेटरल एपिकंडालाइटिस के लिए है। तो फ्लेक्शन एडक्शन टेस्ट किस चीज के लिए है? ये हिप डिजीज के लिए है, स्पेशली ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स में ये किया जाता है और ये मैनूवर करवाया जाता है। अब इसमें फाइंडिंग क्या आएगी जब आप ये मैनूवर करवाएंगे? तो हाउ दिस टेस्ट विल बी पॉजिटिव एंड विल इंडिकेट अ पैथोलॉजी, दिस इज नाउ द इम्पोर्टेंट। कि ये जब आप फ्लेक्शन करवा के एडक्शन करवाओगे तो मरीज विल फील पेन और डिस्कम्फर्ट, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखो ये कितना अच्छा टेस्ट है, हिप स्काउट टेस्ट।
इसकी बहुत ज्यादा है जी, जो है ना रिसर्च फाइंडिंग, और इसका 80% प्लस रेट है इसका पॉजिटिविटी रेट या सेंसिटिविटी, और दूसरा आप रिलायबिलिटी रेट इसका बहुत ज्यादा है, हिप स्काउट टेस्ट। अब इसको भी आप हिप अडक्शन टेस्ट भी कहते हैं, क्वाड्रेंट टेस्ट भी कहते हैं, और स्कोरिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए जो मैनूवर है वो ये है। अब ये किया क्यों जाता है, ठीक है। ये टेस्ट जो है ये किया क्यों जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टेस्ट किया जाता है कि जिस तरह शोल्डर में इम्पिंजमेंट है, इसी तरह आपके जो हिप जॉइंट है और उसमें भी इम्पिंजमेंट के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जिस तरह आप शोल्डर में हॉकिंस एंड कैनेडीज टेस्ट करते हो, तो इसमें एंटीरियर साइड पे इम्पिंजमेंट को नोट करने के लिए ये टेस्ट आप करते हैं, जिससे आपको इम्पिंजमेंट हो जाती है। और स्ट्रक्चर कौन से हैं जिनमें पेन हो सकती है, दैट इज अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, इलियोसोल्स, सार्टोरियस और टेंसर फेशिया लेटा। अगर इसमें पेन आ रही है तो इट मीन्स के पेशेंट हैज पैथोलॉजी इन दिस रीजन। अच्छा, हिप एक्सटेंशन साइन दूसरा ये है जी। आपने ये टेस्ट आपने पहले भी किया था, उसमें आई थिंक फेमरल नर्व को जब आप स्ट्रेच कर रहे थे तो इससे मिलता जुलता टेस्ट था वो भी। तो ये टेस्ट का बेसिकली मैनूवर होता है कि जी मैकार्थी हिप एक्सटेंशन साइन में आपने एक्सटेंशन करवानी है, लेकिन फिर वही है कि इसके थीम में आपने जाना होता है कि ये किस स्ट्रक्चर को हिट करता है। तो ये किस चीज को करता है जी, ये जो मैकार्थी टेस्ट है, दिस शोज द लेब्रल पैथोलॉजी। जिस तरह शोल्डर का लेब्रल लेब्रम होता है, इस तरह हिप का जो लेब्रल है उसको चेक करने के लिए ये मैनूवर आप करते हैं कि इस तरह मरीज को सुपाइन लटा के और उसकी नी को और हिप को फ्लेक्स करके इस तरह ग्रिप करके आप फ्लेक्शन नी पे करवाई हुई है आपने, और इसके बाद आप मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन करवा के आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं उसको, नी को और हिप को। ठीक है, तो अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैकार्थी हिप एक्सटेंशन साइन इज फॉर द लेब्रल टियर्स और लेब्रल पैथोलॉजीज, और लेब्रम का आपको पता ही है कि ये क्या है। तो हिप को पहले आपने फ्लेक्स करना है, ठीक है। एक्सटेंडेड हिप को आपने फ्लेक्स करना है, और फ्लेक्स करने के बाद आपने एक्सटेंड करना है, और फिर आपने मीडियल रोटेट करना है, और फिर आपने लेटरल रोटेट करना है। तो ये सिंपल सा एक टेस्ट है कि हिप और नी को फ्लेक्स करना है, और फिर एक्सटेंशन जब आपने करनी है तो एक्सटेंशन करते हुए हिप को आपने मीडियली और लेटरली रोटेट करना है। तो ये ए पोजीशन में हिप जो है, पाँव मीडियली आ रहा है लेकिन हिप लेटरली रोटेट हो रही है, और बी पोजीशन में हिप जो है वो मीडियली रोटेट हो रही है, और ये साथ साथ इसको एक्सटेंशन करवा रहा है, बिकॉज इट इज अ पिक्चर सो यू कैन नॉट अप्रिशिएट द मूवमेंट, यू जस्ट इमेजिन द मूवमेंट। तो इसका प्रैक्टिकल जो है ये हम बाद में इसको करेंगे। पैट्रिक टेस्ट या इसको कहा जाता है जी फिगर ऑफ फोर टेस्ट, ये फेबर्स टेस्ट भी इसको कहते हैं। तो ये सारे नाम जो है स्टूडेंट्स को वो आने चाहिए, पैट्रिक, फेबर्स और फिगर ऑफ फोर टेस्ट।
तो फेबर्स के नाम से ही आपको इसका मैनूवर याद हो जाना चाहिए, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो इसमें आपने 3 चीजें करवानी है, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। और ये किस चीज के लिए है, किस चीज की पैथोलॉजी ये शो कर रहा है, पैट्रिक टेस्ट। तो पैट्रिक टेस्ट शो कर रहा है हिप जॉइंट की पैथोलॉजी। ठीक है, 3 चीजें शो कर रहा है ये। आप काइंडली अपने नोटबुक्स में इसको नोट कर लें बार बार। सबसे पहले आपको टेस्ट का थीम पता होना चाहिए कि ये टेस्ट कर क्या रहा है, फिर उसका मैनूवर पता होना चाहिए कि क्या करना है, और फिर पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो जो उसका थीम है उसी को आप रिप्रोड्यूस कर दें तो वो आ जाएगा। एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन एंड एट दिस पॉइंट, फेबर्स टेस्ट तक ही आप याद कर लें तो काफी है, फिर नेक्स्ट अगर कुछ होगा तो वो हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो फेबर्स टेस्ट क्या चीज कर रहे हैं, ये जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हिप जॉइंट की पैथोलॉजी चेक कर रहा है, इंटरनल हिप जॉइंट की। ठीक है, कोई लैब्रम की नहीं, लैब्रम की वो एक्सटेंशन वाले टेस्ट ने कर दी है। ये इंतहाई सेंसिटिव टेस्ट है कि जो हिप जॉइंट की पैथोलॉजी चेक कर रहा है। उसके बाद ये चेक कर रहा है इलियोसॉस में स्पैज्म चेक कर रहा है, नंबर 2। एंड नंबर 3 सैक्रोइलियक जॉइंट में अगर पेन हो रही है तो उसको चेक कर रहा है। तो ये इसका पूरा थीम होता है कि 9.5% नंबर के लिए। ठीक है, यानी कि 99% मार्क्स के लिए, 95% मार्क्स के लिए आपको ये चीजें और मैनूवर सारा करना चाहिए। और मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझे ड्राइंग बना के दिखाएं। ठीक है, तो इसको 11:30 हो गए हैं तो वी कैन एंड, ताकि आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको हम एंड करते हैं। और रिमेनिंग जो है चीजें जो हैं तो वो हम स्टडी करेंगे इन द हॉस्पिटल। जो भी ये टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं इनके जो हैं मैनूवर्स, इनको प्लिंथ के ऊपर हम करेंगे हॉस्पिटल में। तो अब तक के लिए जितना हमने पढ़ा है इसमें से कोई भी चीज आपने पूछनी है, कोई टेस्ट के बारे में पूछना है, दोबारा अगर कोई चीज करनी है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। पैट्रिक टेस्ट किया है, मैकार्थी हिप एक्सटेंशन टेस्ट किया है जी, अंबर फातिमा ने जी टेस्ट में हैंड रेज किया है। तो जी अंबर, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। यस सर। सर वो एक्टिव मूवमेंट ऑफ हिप में ना आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी पैसिव इंसफिशिएंसी, तो थोड़ी सी एलैबोरेट कर दें वो वाली हाँ, वेरी टर्म जो। गुड क्वेश्चन जी। देखें एक्चुअली जो है ना, जब आप बायोमैकेनिक्स पढ़ते हो, जब आप थेराप्यूटिक्स पढ़ते हो, जब आप काइनी पढ़ते हो, तो इधर ये चीज जो है ये बार बार यूज होती है, एक्टिव इंसफिशिएंसी की और पैसिव इंसफिशिएंसी की। तो यस। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मल्टीपल, एक तो इसका जो की वर्ड है वो ये है कि इसमें मल्टीपल जॉइंट मसल्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, कि वो मसल्स जो 2 और मोर देन 2 जॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ हिप जो जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, वो हैमस्ट्रिंग है। ठीक है, तो हैमस्ट्रिंग हिप पे एक्सटेंशन कर रहा है और नी पे फ्लेक्शन कर रहा है। तो आप हिप पे समझने से पहले आप ये मुट्ठी अपनी बनाएं, तो ये इस टाइम एक्टिव है। अब इसको आप फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करेंगे तो इसकी ग्रिप लूज हो जाएगी। वो क्या वजह है, कि वो पैसिव इंसफिशिएंसी की वजह है। ठीक है, अब जब आपने हैमस्ट्रिंग को फुली एक्टिव करना है तो आपको एक जॉइंट पे काम करना चाहिए। हैमस्ट्रिंग ने अगर एक्टिव रहना है तो यहाँ वो ज्यादा काम करेगा नी पे, तो यहाँ काम करेगा हिप पे। जब आप उनको दोनों तरफ इंगेज करोगे, हिप पे भी और नी पे भी, तो वो ना तो पूरा स्ट्रेच होगा और ना ही वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब स्ट्रेच नहीं पूरा हो सक रहा तो उसको आप पैसिव इंसफिशिएंसी कहते हो कि ये पैसिवली इनसफिशिएंट हो गया। ठीक है, आपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है नी पे भी और हिप पे भी, तो वो दोनों तरफ पूरा स्ट्रेच नहीं हो रहा, तो एक तरफ से आपने उसको रिलीज कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, तो हिप और आगे चली गई। तो वो पैसिव इंसफिशिएंसी की वजह से उसका जो काम था स्ट्रेचिंग का, पूरा स्ट्रेच नहीं था हो रहा।
आपने एक जॉइंट से उसको पकड़ा तो वो और ज्यादा स्ट्रेच हो गया। सिंपल एज दैट कि एक बंदे को आप 2 टास्क दे दो तो वो 2 टास्क एट ए टाइम नहीं कर सकता, उसको आप कहोगे कि ये बंदा इनसफिशिएंट है, उसको फेलियर Yes, नहीं sir. आप कहोगे, Yes. इनसफिशिएंट कहोगे कि ये उसकी डोमेन में ही नहीं आता कि वो ये 2 काम करे। मैं आपसे लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे कहोगे ये इधर से ये भी काम करें तो मैं नहीं कर सकता, Yes, sir. फेलियर नहीं। तो उस एक मसल को आपने एक जगह पे एक्टिव रखना है, चेक Yes. करने के लिए उसको कि वो कैसा है, तो ये पैसिव इंसफिशिएंसी हो जाती है जी। और सही हो कोई जी? थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, फिर आप जाएं, बेस्ट ऑफ लक। और अटेंडेंस आपकी आ गई है, मार्क्स आपके आज बुरहान आपको बता देगा। और मार्क्स भी मैंने आप लोगों के लीनियंट लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं वाइटल्स देख के आपके मार्क्स लगाऊं तो जिस स्टूडेंट को वाइटल ही नहीं लेना आते तो वो अपने आप को फेल समझा करे। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कंपनसेट करता हूँ, हर दफा कंपनसेट करता हूँ। मे भी चलो 2 साल आपका कोविड रहा है तो मैंने आपके वाइटल्स को माइनस किया हुआ है, इसमें से वाइटल्स के मार्क्स को मैंने वैसे ही आपकी थ्योरी बेस पे और जितनी चीजें थी वो हैं। नेक्स्ट टाइम जिस बंदे को ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और हार्ट साउंड्स भी आनी चाहिए और पल्स लेनी आनी चाहिए, ये चीजें ना आई तो देन ही शुड थिंक सीरियसली अबाउट हिम और हर सेल्फ टू गेट पास इन द एग्जाम। ठीक है, इस दफा मैंने आपको फिर भी मैंने रिलैक्स किया है कि एक चीज चूंकि मैंने नहीं पढ़ाई हुई है, आपने पता नहीं किन लोगों से पढ़ा है, तो मेरे से जो चीज पढ़ी होगी मैंने उसका आपसे टेस्ट लेना था। तो चूंकि फिजियोलॉजी का था तो चलो फिर भी मैंने आपको छोड़ा है वक्ती तौर पे। तो फाइनल इसको आप ग्रिप करें अपनी पूरी वाइटल्स पे, हर एक एक चीज पे। ठीक है, आज अटेंडेंस के मार्क्स आपके 10 काउंट होते हैं और जो मिड्स हैं वो आपका सेशनल का वाइवा काउंट हुआ है, वो 30 के आपका एग्रीगेट अभी बुरहान आपको इंडिविजुअली बता देगा। नंबर सेकंड, अब आप फाइनल टर्म में पहुंचोगे तो उसके लिए आपको अपनी जो सुपरवाइज्ड की अटेंडेंस है वो 100% करनी पड़ेगी, और जो बाकी कोर्सेज हैं उनमें आपको 80% मेंटेन करनी पड़ेगी। सुपरवाइज्ड में इसलिए, इसमें ना ही आपकी असाइनमेंट है ना ही इसमें आपका क्विज है, इसमें डेली बेस पे आपका ट्रेनिंग है। तो वो ट्रेनिंग आपको 100% करोगे तो फिर जिनकी अटेंडेंस कम है तो वो दोबारा से अपने मेक ओवर क्लासेस या मेकअप क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं। डॉक्टर हुमा 5 डेज अ वीक उधर इसलिए वो बैठती हैं। तो आप जाके अपनी अटेंडेंस पूरी करें और अपने मार्क्स का एग्रीगेट देखें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर। Good day to you, sir. थैंक यू जी।